क्या क्या विकास कार्य हैं जो अभी तक आपने पुंडरी विधानसभा के अंदर गठबंधन की सरकार बनी है विधानसभा में और दुष्यंत चौटाला से बात करने के बाद आपने करवाए हैं? पार्टी नहीं थी, हम उम्मीदवार भी नहीं थे और पुंडरी के अंदर तो दिग्गज हैं और उन दिग्गज के सामने चुनाव लड़ना कोई छोटी बात नहीं थी। 36 बिरादरी का कोई भी व्यक्ति है, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता किसने मुझे वोट दिया, मुझे वोट मिला या ना मिला। क्या हम आने वाले चुनाव में राजू पाई को जिलाध्यक्ष के रूप में देख सकते हैं? लेकिन जजपा का आज हम जब विधानसभा चुनाव में देखा कि गांव का वोट बैंक जो बहुत ज़्यादा है जजपा का, लेकिन शहरी वोटर जो हैं वो जजपा से या कई इनेलो से बहुत दूर है। शराब के ठेकों की बात होती है कि ठेके गांव से बाहर कर देंगे या बंद कर देंगे, तो उस पर आप आज भी जैसे लॉकडाउन था बीच में अभी देखा गया या वीकेंड लॉकडाउन था, उसके अंदर भी ठेके सिर्फ खुले रहे और फिर भी दुष्यंत जी पर सवाल उठते हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, दुष्यंत जी पर सवाल तो वही लोग उठाते हैं जिनको ये तकलीफ है कि ये सरकार के अंदर क्यों आ गए। जी, कौन लोग हैं सर वो आपको भी पता है, जो हमारे अतीत थे, जिनकी उम्मीदें ज़्यादा हैं जी, वो लोग तो चाहे हमें गालियाँ दें। आप ये मानिए कि जो भ्रष्टाचार होता है जी, वो सबसे ज़्यादा ग्राम स्तर पर होता है। कहने का मतलब ये है कि हम कई बार कहते हैं कि 50% महिलाओं के आरक्षण की बात होती है। क्या ये महिलाएं, क्या हमारी महिलाएं इतनी काबिल नहीं है कि 50% लोकसभा के अंदर और विधानसभा के अंदर हो? क्योंकि अब की बार जो चुनाव हुए थे 42%। नमस्कार, मैं हूं धर्म आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली हरियाणा न्यूज़। आज हमारे साथ हैं युवा दिलों की धड़कन जजपा से राजू पाई जी, जो पुंडरी से विधानसभा से जजपा के उम्मीदवार रहे थे लेकिन कुछ वोट के कारण हार गए थे। लेकिन आज जो पाई के अंदर पूरे ज़िले की बात करें तो वहाँ पर जजपा की तरफ से अगर बात करें तो राजू पाई पूरे एक्टिव नज़र आ रहे हैं और अपने ज़िले में चाहे लॉकडाउन की बात हो, कोविड-19 की बात हो, उसको लेकर सजग हैं और जितने भी सामाजिक कार्य हैं या गांव के अंदर विकास कार्य की बात है या पाई की बात है या पुंडरी विधानसभा की बात है, दौड़ में लगे हुए हैं विकास कार्य की। और लगातार दुष्यंत चौटाला से बात करके डिप्टी सीएम, उनसे बात करके लगातार अपने जो एरिया है विधानसभा है उसके अंदर कार्य करवा रहे हैं और जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं। आज उनसे हम खास बातचीत करेंगे। राजू पाई जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी, धर्म जी। राजू पाई जी, आप मौजूदा के अंदर हल्का अध्यक्ष हैं जजपा के और आपको यहाँ विधानसभा से चुनाव भी लड़े हैं और कुछ वोटों से हार गए। क्या कारण रहे कि जो आपका जो हारने के बाद भी आप इतना काम कर रहे हैं और क्या क्या विकास कार्य हैं जो अभी तक आपने पुंडरी विधानसभा के अंदर गठबंधन की सरकार बनी है विधानसभा में और दुष्यंत चौटाला से बात करने के बाद आपने करवाए हैं? देखिए धर्म जी, चुनाव कभी भी इंसान हारने या जीतने के लिए नहीं लड़ता। चुनाव समाज सेवा के लिए आज इंसान राजनीति में आता है, वही मेरा मकसद था। दुष्यंत जी ने, दिग्विजय जी ने, डॉक्टर अजय सिंह जी ने, नैना जी ने, निशान सिंह जी ने जो विश्वास मुझ पर जताकर मुझे उम्मीदवार पुंडरी से बनाया, मैंने गंभीरता से चुनाव लड़ा। सभी साथियों ने बड़ा सहयोग किया। पार्टी नहीं थी, हम उम्मीदवार भी नहीं थे और पुंडरी के अंदर तो दिग्गज हैं और उन दिग्गज के सामने चुनाव लड़ना कोई छोटी बात नहीं थी। हमने अच्छे तरीके से चुनाव लड़ा, प्रयास पहला था, अच्छा रहा। लेकिन मेरा मकसद ये है, चुनाव हारने के बाद जितने भी उम्मीदवार पुंडरी के अंदर और पार्टी के थे, चाहे कांग्रेस से हो, चाहे निर्दलीय हो या कोई बीजेपी से हो, जो भी उम्मीदवार रहे हैं वो सभी घर बैठे हैं जी। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हमें चुनाव लड़ने के बाद सरकार बनाने का मौका मिला जी। लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया कि बीजेपी के साथ सरकार क्यों बनाई जी। हमें भी शायद ये लगता था कि भी सरकार नहीं जाना चाहिए था, लेकिन जो मौजूदा परिस्थितियाँ थी और आज उस समय हम देख रहे हैं, दुष्यंत जी ने बहुत बेहतरीन फैसला किया। सरकार बनने के बाद हम लोगों के काम करवा सकते हैं। अगर सरकार ना होती तो हम लोगों की समस्याएं कहाँ तक उठा पाते जी, उनका समाधान नहीं करवा पाते। तो मेरा यही प्रयास है कि चुनाव हम बेशक हार गए, लेकिन हमें अगले चुनाव की तैयारी भी करनी है जी। जो लोगों ने हमें वोट दिया है उम्मीद के साथ जी, और हमने लोगों के सामने ये दिखाया कि भाई हम आपकी उम्मीद पर खरा उतर सकते हैं, हम आपको एक विकल्प दे सकते हैं। तो उस विकल्प को पूरा करने के लिए और उस उम्मीद पे खरा उतरने के लिए तो मेरा प्रयास ये रहता है कि हल्के के अंदर कोई भी काम है, 36 बिरादरी का कोई भी व्यक्ति है, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता किसने मुझे वोट दिया, मुझे वोट मिला या ना मिला। मेरे लिए हल्के के सभी लोग बराबर हैं और मैं सबके लिए समुचित प्रयास करता हूँ। और जहाँ तक विकास की बात है, जितना भी है, अभी हमने ये फैसला किया है कि दुष्यंत जी से हम मांग करेंगे कि एक महिला कॉलेज हम पुंडरी के अंदर बनवाएं, वो लेके उसकी मांग हम करने जा रहे हैं। और मैंने 4-5 सड़कों हैं उनके भी एस्टीमेट भेजे हैं दुष्यंत जी के पास। हमने गांव के जो विकास कार्य हैं उनके एस्टीमेट भी हमने
भेजे वो पास होकर आ गए हैं, पैसे आने बाकी हैं। और जहाँ भी, क्योंकि जो परमानेंट जॉब्स हैं वो तो सरकार ने मेरिट बेस पे की हैं, लेकिन जहाँ हमारा प्रयास बनता है कि कोई डीसी रेट की कोई कच्ची कहीं को जॉब मिलती है, कोई निकलती है, तो मेरी कोशिश ये होती है कि अगर कोई 4 नौकरी निकली है तो मैं अपने हल्के के लोगों के लिए कहीं ना कहीं लड़ झगड़ कर अपने हक की बात करके कि एक तो साथी को कहीं ना कहीं एडजस्ट करवाने की कोशिश करता हूँ। तो इस प्रकार के आप जो सामाजिक काम में भी आपने देखा है कि आप कोविड-19 के दौरान सैनिटाइज कर रहे थे, काफ़ी आपने एहतियात बरती। तो कोविड-19 के दौरान क्या क्या कार्य आपके द्वारा मास्क या फिर किस प्रकार से कार्य किए गए कोविड-19 में? देखिए धर्म जी, जो कोविड-19 जो इतनी बड़ी महामारी है, जब ये आई तो पार्टी ने भी उसमें संज्ञान लिया। तो दुष्यंत जी ने ऊपर से हमें मास्क और जो सैनिटाइजर की बोतल्स वो भेजी, उसको लेकर हमने जो हमारे साथी थे उनकी ड्यूटियां लगाई और मैं खुद भी हर जगह गया, गांव के अंदर। हम जितने भी साथी, कोई नाके पे बैठा था, कोई जितने बैठे थे हमारे साथी, हम उनके माध्यम से हमने सैनिटाइज की जो बोतल थी वो भेजी, हमने मास्क वितरित किए, हमने गांव को सैनिटाइज भी करवाने का पूरा प्रयास किया। तो जहाँ भी ये तो जज्बा का, और जो मैं इंसो से जुड़ा हुआ साथी रहा हूँ, इंसो से मैं बढ़कर जज्बा के अंदर आया हूँ। तो इंसो जो है दिग्विजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में हमेशा सामाजिक कार्य करती आई है। अब पीछे हमारा इंसो का जो स्थापना दिवस था उसमें भी हमने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था, हमारी 200 से ऊपर यूनिट आई थी उसके अंदर भी, और हमने सैनिटाइज भी किया था काम। तो जज्बा है जो वो सामाजिक कार्य में आगे रहती है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जो भी सामाजिक कार्य होता है तो किसी भी तरीके से हम समाज के अंदर अग्रणी उसके अंदर रहें। आप इंसो में भी रहे, जैसे आपने इंसो की बात की, अब जजपा के हल्का अध्यक्ष हैं, तो कहीं ना कहीं युवाओं को ये उम्मीद रहती है जो इंसो के हैं कि हमें भी, जैसे राजू जी आपको ऐसे टिकट मिली है, तो वैसे भी आने वाले समय में युवाओं को भी ऐसे रहता है कि हम भी चुनाव लड़ेंगे। तो अभी जैसे राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित हुई है जजपा की, तो हल्का कार्यकारिणी और जिले की जो कार्यकारिणी है कब तक घोषित हो सकती है? देखिए धर्म जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। कोई भी युवा अगर राजनीति के अंदर आता है तो उसका मोटिव ये होता है कि मैं अपना राजनीति, कोई भी अलग अलग व्यक्ति होता है, कोई पढ़ाई करके अपना कोई अलग फील्ड लेता है, कोई लॉयर बनता है, कोई ऑफिसर लाइन में जाता है। अगर मैं, कोई भी युवा, मेरे जैसा युवा अगर पॉलिटिक्स की लाइन में आता है तो वही सोचता है कि तेरा करियर यहाँ बना जाए। और जजपा ही एकमात्र पार्टी है, और ये जो चौटाला परिवार है, अजय सिंह जी, दुष्यंत जी, यही एक परिवार है जो आम आदमी को राजनीति में आगे बढ़ा सकते हैं। आप मेरा इसका उदाहरण, सबसे बड़ा उदाहरण मेरा ही देख लीजिए। मेरी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, या कोई मैं बड़े घराने से नहीं हूँ। मैंने पार्टी के लिए मेहनत की, संगठन के लिए मेहनत की, और इस परिवार ने संगठन के अंदर जो मैंने मेहनत की उसको देखते हुए एक आम परिवार के बच्चे को चुनाव लड़वाने का काम किया। तो इससे जो युवा है उसको मोटिवेशन मिलती है कि हाँ, अगर आप सच्चे लगन से मेहनत करोगे और आप उस समाज के लिए करना चाहते हो तो फिर राजनीति के ये परिवार है वो उसको आगे बढ़ाने का काम करता है। और जैसे अभी हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी आई है, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से दुष्यंत चौटाला जी को और तमाम जितने हमारे कार्यकारिणी के सदस्य हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, मैं सबको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ कि हम उनके मार्गदर्शन के अंदर जननायक जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करें और लोगों की सेवा करते रहें। और निशान सिंह जी को दोबारा प्रदेश की कमान सौंपी है, उनका कुशल नेतृत्व है, हम उनके नेतृत्व में आगे बढ़ते रहें। और अभी तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी आई है, तो जल्दी ही हमारी प्रदेश कार्यकारिणी और उसके बाद जिला कार्यकारिणी, जिला के अध्यक्ष आएंगे और फिर हमारी हल्का की कार्यकारिणी है वो आएगी। क्या हम आने वाले चुनाव में राजू पाई को जिलाध्यक्ष के रूप में देख सकते हैं? देखिए जी, ये तो हमारा संगठन का मामला है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी हमारे सर्वा हैं, दुष्यंत जी, दिग्विजय जी, निशान सिंह जी, वो जिनको भी जिम्मेवारी देंगे, वो चाहे आप हो, चाहे राजू पाई हैं, चाहे कोई और साथी हो, वो बखूबी निभाने का काम करेगा। यहाँ आदमी, हम कोई पद के लिए नहीं काम करते, हम तो संगठन को मजबूत करने के लिए काम करते हैं। मेरे को जहाँ भी जिस तरह की जिम्मेवारी आज तक डॉक्टर साहब ने दी है, दुष्यंत जी ने दी है, मैंने वो बखूबी निभाई है। और मुझे जिस तरह की जिम्मेवारी की पार्टी आगे देने का काम करेगी तो मैं उसको उसी तरीके से निभाने का काम करूँगा। इंसो में आप रहे हैं और इंसो के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दिग्विजय, उनके आप करीबी रहे हैं, और अभी नीट की परीक्षा को, जेईई की परीक्षा को लेकर के इंसो की तरफ से लेटर लिखा गया है, और बीजेपी की सरकार है और समय के देखते हुए गठबंधन में आपकी सरकार है, और फिर भी एक पत्र लिखा गया है कि वो पेपर को जो है कोविड-19 को देखते हुए भले पोस्टपोन किया जाए या फिर आगे बढ़ाया जाए, जिस प्रकार से भी। तो इंसो की तरफ से यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लिख दिया है, लेकिन जो आप नीचे ग्राउंड लेवल पे रहते हैं कार्यकर्ताओं में, जो इंसो के कार्यकर्ता हैं, तो उनका क्या कुछ कहना है इस पर? नहीं, देखिए बिल्कुल दिग्विजय जी
हमारे इंसो के सर्वा है जी और वो जब इंसो छात्र विंग है, जी वो पार्टी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन इसके अलावा जब वो इंसो के अध्यक्ष हैं तो इसका मतलब ये है कि वो छात्र जो विंग है वो छात्रों की आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति हैं। जी तो हम सरकार का हिस्सा हैं, जी हम सीधे भी इस मांग को उठवा सकते थे, बनवा सकते थे, लेकिन दिग्विजय जी ने एक छात्र के तौर पर जी वो जो लेटर जो सरकार को लिखा है और उसको पोस्टपोन करने के लिए, तो निश्चित तौर पर जितने भी हमारे इंसो के यहाँ पर जिला अध्यक्ष हैं, कार्यकारिणी है, जी। सब ने ये रिक्वेस्ट की है जी दिग्विजय जी से कि भैया आप पत्र लिखकर सरकार से मांग करें कि ये परीक्षा आगे पोस्टपोन हो। तो उसी का ये फल था कि दिग्विजय जी ने ये लेटर लिखा। पहले इनेलो थी, अब जननायक जनता पार्टी है। हालांकि इनेलो अलग पार्टी है अभी भी, लेकिन जजपा का जो वोट बैंक है काफ़ी हद तक ऐसा कहा जाता है और आप भी मानते हैं कि इनेलो से आया हुआ है। लेकिन जजपा का आज हम जब हम विधानसभा चुनाव में देखा कि गांव का वोट बैंक जो बहुत ज़्यादा है जजपा का, लेकिन शहरी वोटर जो हैं वो जजपा से या कहीं इनेलो से वो दूर हैं, चौटाला परिवार से, या ऐसा कहें कि जो जितने भी शहरी वोटर हैं वो बहुत दूर हैं। तो इस शहर के अंदर विस्तार करने के लिए पार्टी को लेकर क्या कुछ रणनीति बनाई गई है, किस प्रकार से कार्य करेंगे? देखिए धर्म जी, जो इनेलो पार्टी थी, इनेलो पार्टी का ये माना जाता था कि भाई हम ग्रामीण क्षेत्र की पार्टी है। जी जजपा हमने बनाई, दुष्यंत जी ने लोगों के जो विचार थे उनके अनुरूप। तो जैसे ही जजपा बनी है, हमें तो अभी 1 साल के लगभग हुआ है पार्टी बनाए हुए, जी और 1 साल के अंदर जेजेपी ने 10 सीटें हासिल की है, जी हमारा वोट बैंक बड़ा है। जी तो हमने तो अभी पार्टी की शुरुआत की है। जी इनेलो थी, वो हमारा अतीत था, जा चुके हैं, हम जजपा के अंदर हैं, जी हम दूसरी पार्टी की बात नहीं करेंगे। लेकिन हमारा ये प्रयास है कि ग्रामीण लोगों के साथ साथ, जी क्योंकि कोई भी संगठन, कोई भी पार्टी 36 बिरादरी और ग्रामीण और शहरी जी दोनों तरह के जो अंचल है उनके अनुरूप ही चलती है। जी एक चीज़ से कभी भी कोई संगठन मजबूत नहीं हो सकता। तो हमारा ये प्रयास ये है, दुष्यंत जी का प्रयास है, क्योंकि दुष्यंत जी की छवि ऐसी है, उसके अंदर हर व्यक्ति, चाहे गांव का है, चाहे शहर का है, किसी भी बिरादरी का है, दुष्यंत जी के अंदर कुशल नेतृत्व देखता है, पढ़े लिखे आदमी हैं, जी बहुत सोच समझ के फैसला करते हैं, हर तरीके से बारीकी से हर चीज़ को देखते हैं। जी तो लोगों का विश्वास धीरे धीरे बनेगा और हमारा पूरा प्रयास है कि जितने भी शहर के लोग हैं उनको भी जजपा की नीतियों से जोड़ा जाए और उनको भी ये बताया जाए, और लोगों को पता भी है कि दुष्यंत एक पढ़ा लिखा लड़का है, उसके अंदर कोई जाति पाति या कोई ऐसी बातें नहीं हैं, वो कुशल नेतृत्व करने के लिए ही जजपा के अंदर आगे आए हैं। जी। और आने वाले समय में आप देखोगे कि जजपा शहर और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के अंदर बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाएगी। दुष्यंत जी का नाम लिया आपने, दुष्यंत चौटाला जी डिप्टी सीएम बने हैं और चुनाव से पहले आपको पता है कि बड़े बड़े वादे होते हैं। एक जो काफ़ी तौर पर टिकटॉक पर चलता है, यहाँ मतलब कि कहें कि एक हास्य के रूप में चलाते हैं, शराब के ठेकों की बात होती है कि ठेके गांव से बाहर कर देंगे या बंद कर देंगे। तो उस पर आप आज भी, जैसे लॉकडाउन था बीच में अभी देखा गया, या वीकेंड लॉकडाउन था, उसके अंदर भी ठेके सिर्फ खुले रहे और फिर भी दुष्यंत जी पर सवाल उठते हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, दुष्यंत जी पर सवाल तो वही लोग उठाते हैं जी जिनको ये तकलीफ है कि ये सरकार के अंदर क्यों आ गए। जी कौन लोग हैं सर वो आपको ही पता है, जो हमारे अतीत थे या कोई दूसरे हैं, कांग्रेस के लोग हैं। आज कांग्रेस के लोग ये कहते हैं कि दुष्यंत जी बीजेपी के खिलाफ बोलते थे और बीजेपी के साथ सरकार बना ली। अगर हम कांग्रेस की सरकार बनाते तो फिर दूसरे लोग ये कहते कि इनके दादा को और पिता को जेल भेजा था और इन्होंने किसी साथ सरकार बना ली। जी बात ये मायने नहीं रखती है कि वो सरकार, आप ये देखिए, अगर सरकार के अंदर अगर हम नहीं होते, जी जो लोगों की उम्मीदें हैं, वो काम है, वो हम कर नहीं पाते। 15 साल से सत्ता से बाहर थे, जी तो हर व्यक्ति काम होते हैं, सुख दुख में काम होते हैं, सरकारी काम भी होते हैं, वो कैसे पूरे होते हैं? बगैर सत्ता में आए आप कुछ नहीं कर पाते। जी जिनकी उम्मीदें ज़्यादा हैं जी वो लोग तो चाहे हमें गालियाँ दें, जी लेकिन जिनको ये लगता है कि भाई हाँ, आने वाले समय में दुष्यंत जी अच्छा कर रहे हैं। जी और जैसे आपने चुनावी वादे की बात की है, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि चुनावी वादे दुष्यंत जी ने ये कहा था कि जननायक जनता पार्टी की सरकार बनाओ, जी जो वादे हैं वो पूरे होंगे। जी। लेकिन आप भी जानते हैं धर्म जी, हम सरकार का हिस्सा हैं, हम सरकार के साथ अलाइड हैं, हमारी अकेले की सरकार नहीं है। जी कोई फैसले एक इंसान के ऊपर नहीं होते हैं। जी दुष्यंत जी को मुख्यमंत्री नहीं है, वो उप मुख्यमंत्री है, जी और सरकार मिलके ही चलती है, जो भी काम है जो होते हैं। जी और रही शराब के ठेकों की बात, तो ये तो रेवेन्यू का पार्ट है,
आबकारी नीति हैं चलती हैं, ये तो आती हैं। और आप जो ये वो लोग बात करते हैं, अगर वो इतना ही दुष्यंत जी पर सवाल उठाने वाले हैं तो वो अपने गांव के, दुष्यंत जी ने एक बात की थी कि गांव की पंचायत ये लिख के दे मेरे गांव में शराब का ठेका नहीं होना चाहिए, तो वो लोग पंचायत के साथ मिलकर गांव में ये अभियान क्यों नहीं चलाते कि ये ठेका गांव के अंदर नहीं होना चाहिए, हमारे गांव में नहीं होना चाहिए। बातें कहने से कुछ नहीं होता। दुष्यंत जी बहुत सोच समझकर हर कदम उठा रहे हैं, उनको लंबी राजनीति करनी है। दुष्यंत जी अभी सेशन के अंदर, अभी सेशन से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो कह रहे थे कि राइट टू रिकॉल का जो एक बिल लेके आएंगे, और विधानसभा में आने से पहले ही बीजेपी ने जो उसको है होल्ड कर दिया है। लेकिन दुष्यंत जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगले सेशन में लेके आएंगे। राइट टू रिकॉल जो बिल है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं देखिए, बिल्कुल अच्छी सोच है। राइट टू रिकॉल, अगर आप कोई भी, आप ये मानिए कि जो भ्रष्टाचार होता है वो सबसे ज़्यादा ग्राम स्तर पर होता है। आप किसी गांव के अंदर चले जाए, कोई भी सरपंच है, उसके खिलाफ इतनी आरटीआईज होती हैं कि लोगों को ये लगता है कि सरपंच पैसे खाता है, काम नहीं करता। तो दुष्यंत जी ने एक वही फैसला किया कि अगर ये लगता है कि सरपंच काम नहीं करता, वो जो जनता के क्यों ग्रामीण काम ज़्यादा होते हैं, अगर वो काम नहीं कर रहा तो उसको वापिस घर बैठाने का काम कर सकते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि ये बिल बहुत अच्छा है, और मैं तो कहता हूँ कि ऐसे बिल लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर भी आने चाहिए। अगर कोई विधायक, कोई एमपी अगर कोई जनता के अनुरूप काम नहीं करता, तो मैं कहता हूँ कि ऐसे बिल केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी लाने चाहिए। क्या आपको लगता है कि ये बिल पहले ऊपर लोकसभा विधानसभा में पहले आने चाहिए थे? क्योंकि जब 50% आरक्षण की बात करते हैं, या फिर जो हम देखते हैं कि सरकार की जो छोटी सरकारों से शुरू करते हैं, जनता से शुरू करते हैं, ना कि सरकार अपने ऊपर लेके चलती है। आप मुझे बताइए, जो सरपंच होता है उसको छोटा क्यों मानते हैं आप? नहीं, इससे ऊपर जिला परिषद भी है। आप मुझे ये बताइए, सरपंच कभी छोटा नहीं होता। सरपंच तो सबसे मजबूत कड़ी होती है सरकार की, जहां से ग्रामीण अंचल के काम होते हैं, विकास कार्य होते हैं। लेकिन ऐसा विकास काम ऊपर से पैसे आते हैं तो सीधा काम ऊपर से नहीं होते, काम तो सरपंच को, पंच को करने होते हैं। तो जो सबसे, आप ये मानिए, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, जो राजनीति की जो सबसे बड़ी मजबूत धुरी है वो सरपंच है। अब इस बात को माने, आप एक इमोशनल हो गए, ये नहीं है कि वह ऊपर से भी ऊपर वाले को बदले। या कहने का मतलब ये है कि हम कई बार कहते हैं कि 50% महिलाओं के आरक्षण की बात होती है। क्या ये महिलाएं, क्या हमारी महिलाएं इतनी काबिल नहीं है कि 50% लोकसभा के अंदर और विधानसभा के अंदर हो? क्योंकि अब की बार जो चुनाव हुए थे 42% महिलाएं। मैं वही कह रहा हूँ, वहाँ पर 33%। अब अगर दुष्यंत जी ने ये महकमा संभालने के बाद उन्होंने कहा कि 50% आरक्षण महिलाओं का होना चाहिए, तो आप ये देखिए ना, आप विधानसभा और लोकसभा के अंदर छोड़ के तो ग्रामीण अंचल को मजबूत करने की बात की है। आप ग्रामीण अंचल के अंदर 50% महिलाओं को आरक्षण देना, ये छोटी बात नहीं है। तो इस पॉइंट को आप समझें, तो बड़ा अच्छा फैसला है। और मैं तो कहता हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर भी ये जरूर होना चाहिए इस तरह का कि जो व्यक्ति काम नहीं करता, जनता के अनुरूप काम नहीं करता, तो उसको घर बैठाने का काम करे। कोविड-19 को लेकर के जो आपके पार्टी के कार्यकर्ता हैं या फिर आम जनमानस है, जिनसे आप प्रेम करते हैं, या आपके प्रशंसक हैं या आपके फॉलोअर हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे कोविड-19 को लेकर? देखिए, कोविड-19 के लिए मैं तो यही, मेरे जितने भी आपके दर्शक हैं और मेरे जितने भी कैथल के जितने भी हमारे साथी हैं, मैं तो सबको ये कहना चाहता हूँ कि एक महामारी है, जो सरकार की गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें, सोशल डिस्टेंस बना के रखें, और सैटरडे संडे को जो लॉकडाउन सरकार ने लगाया है उसका पालन करें, गंभीरता से लें। सुरक्षा में ही बचाव, अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो तभी आप अपना बचाव कर पाएंगे। तो मेरी तो सभी से ये अपील है कि जो सरकार की एडवाइजरी जो जारी है, आप उसको ज़रूर फॉलो करें। सैटरडे संडे की आपने बात की, एक प्रश्न रह गया था, क्योंकि मैं जब मार्केट में गया, यहाँ पे ग्राउंड लेवल पर जब मैं था, तो व्यापारियों का कहना था कि ये तानाशाही फैसले हैं सरकार के द्वारा, क्योंकि शनिवार और संडे सिर्फ 2 दिन ही मार्केट बंद करने, तो सारी मार्केट बंद होनी चाहिए। सिर्फ जैसे जो मुख्य चीज़ें हैं, आवश्यकता की चीज़ें हैं, जैसे दूध हो गए, दवाई होगी, ये चीज़ खुलनी चाहिए, क्योंकि करियाने का सामान तो हम पिछले 5 दिनों में भी ले सकते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल, मैं तो ये बात कह रहा हूँ कि आप अपने थोड़े से लालच के लिए अपनी ज़िंदगी को जोखिम में ना डालें। अगर हम जीवित हैं तो हम सब कुछ कमा सकते हैं। और आप ये देखिए, प्रशासन ये देखिए, मैंने पिछले दिनों वीडियो देखी, मैं तो सैल्यूट करता हूँ एसडीएम साहब को, संजय जी बड़े अच्छे काबिल अफसर हैं। एक अधिकारी लोगों की जान के लिए, उनको क्या जरूरत पड़ी है, उन्होंने ऑर्डर निकाल दिया, घर बैठे हैं, वो खुद सड़क पर निकल कर, मैंने उनको हाथ जोड़ते हुए देखा है, मैंने डंडा हाथ में लेकर लोगों को मतलब
बंद करवाते हुए देखा है। जब हमारे अधिकारी इतने सचेत हैं जी तो हमारा फर्ज ये बनता है कि हम उसको फॉलो करें जी और इस एडवाइजरी को माने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू सो मच। तो ये थे राजू भाई हमारे साथ, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो वीकेंड का जो लॉकडाउन है उसकी जो सरकार की एडवाइजरी उसका पालन करें। जहाँ तक विकास कार्यों की बात है, दुष्यंत जी अच्छे फैसले ले रहे हैं और जो कोविड-19 को लेकर सरकार की हिदायतें हैं उनका बखूबी जो जनता है उसका समर्थन भी कर रही है और समर्थन करना भी चाहिए। और फिलहाल के लिए इतना ही और देखते रहिए डेली हरियाणा न्यूज़।